वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है चंद्रगुप्त प्रथम। तो आज हम गुप्त वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हुए हैं चंद्रगुप्त प्रथम, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा श्रीगुप्त के बारे में जान लेते हैं, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, और उनके बाद में एक और हुए हैं उनके पुत्र घटोत्कच। तो उनका इतिहास क्या था वो हम जानते हैं। उसके बाद हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे। सबसे पहले जो गुप्त काल के प्रमुख शासक थे वो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जिसने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। महाराज जो है उस टाइम पर सामंतों की उपाधि होती थी, जिससे पता चलता है कि वे जो है किसी के अधीन शासक थे, ऐसा कहा जाता है। इत्सिंग का एक विवरण है। इत्सिंग इतिहासकार थे हमारे, जो विदेशी थे, आए थे भारत में। तो उनका एक विवरण है। उनके अनुसार हमें पता चलता है कि उसने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराया था, और मंदिर के खर्च के लिए उसने 24 गांव जो है दान में दिए थे श्रीगुप्त ने। ऐसा हमें इत्सिंग के विवरण कहते हैं। श्रीगुप्त के बाद में ऐसा कहा जाता है कि जो उनका पुत्र था घटोत्कच, वो गुप्त वंश का शासक बना। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है सूपिया का लेख, जो रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। गुप्तों की वंशावली जो है, ऐसा कहा जाता है, इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो गुप्तों की वंशावली है वो घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ की जाती है। और इसी से हमें ये पता चलता है कि गुप्तों का जो राजनीतिक इतिहास है, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है गुप्तों की, वो घटोत्कच के समय से ही स्टार्ट हुई। तो आइए अब हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय है, कब से कब तक ये इन्होंने गुप्त साम्राज्य पर शासन किया, 319, कहीं कहीं पर हमें 320 ईस्वी मिलता है। तो 319 या 320 से 350 ईस्वी। 320 से 350 एडी तक इनका शासन रहा। और इनके समय की सबसे एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन काल में ही एक नया संवत चलाया था, जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। संवत होता है कैलेंडर, तो कैलेंडर गुप्त संवत इसे कहा जाता है। यह संवत जो है गुप्त सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा। जब तक गुप्तों का शासन रहा तब तक ही इस कैलेंडर को चलाया गया, इस संवत को चलाया गया। उसके बाद में ये बंद कर दिया गया था। गुप्त संवत और शक संवत के बीच में जो है ना 241 वर्षों का अंतर है। जो आज हम शक संवत यूज करते हैं वो और गुप्त संवत, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जो टाइम है, वो है 241 ईयर्स। क्योंकि गुप्त संवत कब शुरू हुआ, 319 ईस्वी, 319, कहीं कहीं 320 मिलता है। और शक संवत जो है 78 एडी में शुरू हुआ था। तो चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंशावली में पहले स्वतंत्र शासक थे। घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ही राजा बने, जो गुप्त वंश में सबसे शक्तिशाली राजा हुए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इससे पहले अगर आए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। उसके राज्य अभिषेक की जो तिथि है वो क्या है, 319 ईस्वी, जिसमें गुप्त संवत भी आरंभ हुआ था, या 320। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन जो है पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया था। इसने जो है महाराजा की उपाधि धारण की थी, और बाद में लिच्छवियों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। मतलब लिच्छवी जो गणराज्य था उसको अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। और इसका जो शासन काल है वो 320 से 335 तक रहा। पुराणों और हरिसेन के द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से हमें चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार के विषय में भी जानकारी मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख है वो जो हमें पूरी जानकारी देता है समुद्रगुप्त की विजयों की। चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। लिच्छवियों की राजकुमारी थी कुमार देवी। इन्होंने इनसे शादी कर ली थी उनका सहयोग पाने के लिए और उनका समर्थन पाने के लिए। तो स्मिथ के अनुसार इस वैवाहिक संबंध के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया था, और मगध उसके सीमावर्ती क्षेत्र में आ गया था। क्योंकि ये लिच्छवियों का राज्य इन्हें प्राप्त हो गया, क्योंकि इन्होंने कुमार देवी से शादी कर ली। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। और ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी, इन दोनों के चित्र उनके स्वर्ण सिक्कों पर इन्होंने कुमार देवी का नाम खुदवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इन सिक्कों का जो पृष्ठ भाग था, मतलब जो आगे का भाग था, उस पर इन्होंने लिच्छवी लिखवाया है। लिच्छवी उत्कीर्ण इन्होंने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर लिखवाया था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी थी,
जो कि चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ थी। यह आप सभी याद रखेंगे। और लिच्छवी, जिसमें उसे लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है ना, तो इसमें जो है लिच्छवी दोहित्र इन्हें कहा गया है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और स्वर्ण सिक्के, जिसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी प्रकार के लिच्छवी प्रकार या राजा रानी प्रकार और विवाह प्रकार, इन सभी प्रकार के इन्होंने सिक्के चलाए, जो कि सोने के सिक्के थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की, जो मैंने आपको बताया 319 से 320 एडी में, ईस्वी में। गुप्त संवत और शक संवत के बीच में जो अंतर मिलता है हमें, वो 241 वर्षों का मिलता है। समुद्रगुप्त को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाने के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और अपने आप जो है संन्यास ग्रहण कर लिया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक बनेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में, वो बनेंगे समुद्रगुप्त, जो कि सबसे काफ़ी विजय इन्होंने की है। प्रयाग प्रशस्ति से जो हमें पता चलता है, हरिसेन के द्वारा लिखी गई है ये जो स्तंभ लेख है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। इनकी समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी का और मौर्य गुप्तों के इतिहास की जानकारी का जो एक आर्कोलॉजिकल सोर्स है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो है प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद में है, स्तंभ लेख। और ये जो है कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। और हरिसेन जो थे, इन्होंने एक 7वां जो श्लोक लिखा है ना प्रयाग प्रशस्ति पर, उन्होंने उस 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया। इन्होंने काफ़ी विजय अभियान किए थे समुद्रगुप्त ने, और काफ़ी प्रकार के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। उन सिक्कों पर इन्होंने, जैसे गरुड़ प्रकार की आकृति थी, धनुर्धारी प्रकार की आकृति थी, अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने किया, ऐसा हमें पता चलता है। वीणा वादन, कि वीणा को लेकर इन्होंने ऐसी आकृति बनी हुई है कि ये संगीत प्रेमी भी थे, इससे हमें ये पता चलता है। तो जो नेक्स्ट शासक होंगे हमारे समुद्रगुप्त होंगे, जो सबसे काफ़ी मतलब अच्छे राजा कहे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिणाव्रत और आर्याव्रत के 12 शासकों को हराया था। इसी कारण जो विंसेंट स्मिथ है, उनके द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसी कारण कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दक्षिण की तरफ के और आर्यव्रत जो शासक थे 12 शासकों को पराजित किया है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम समुद्रगुप्त के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।